अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है बिस्मा अस्कर और हम अब पढ़ रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स को, जिसमें हमने पढ़ा है एल्केन्स। इसके एल्केन्स के हमने देखे डेफिनेशन पढ़ ली, सोर्सेज पढ़ लिए, साथ साथ इसके प्रिपरेशन के तरीके भी पढ़ लिए। आज के इस लेक्चर में जो चीज़ हम पढ़ने लगे वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्केन, क्योंकि वही बात है जो मैंने आपको बताई थी, 4 चीज़ें उनको लेके चलना ज़रूरी है। केमिकल रिएक्शंस भी पढ़ेंगे, लेकिन आज के इस लेक्चर में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं। तो आए चलते हैं लेक्चर की तरफ। तो स्टूडेंट्स, हमने एल्केन्स की कितनी ज़्यादा बातें कर ली। हमने एल्केन्स की डेफिनेशन देख ली, सोर्सेज देख लिए, साथ ही साथ हमने ये भी देख लिया कि एल्केन्स को लेबोरेटरी में प्रिपेयर किस तरह करना है। सारी की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, सारी की सारी चीज़ें पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि एल्केन्स के हमारे पास प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। प्रॉपर्टीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अक्सर आप लोग भूल जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर्टीज़ हमेशा 2 तरह की होती हैं, एक होती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और एक होती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में जो डिफरेंस है वो यही है कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब है कि लेबोरेटरी में ये चीज़ किस तरह रिएक्ट कर रही है। ठीक है, मतलब अगर इसको केमिकली रिएक्ट करवा रहे हैं किसी चीज़ से, किस किस्म का रिएक्शन दे रही है। आज हमने इस लेक्चर में जिस बारे में बात करनी है वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ भी जाएंगे, लेकिन अभी हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप ये देखें कि स्टेट कौन सी है। स्टेट क्या का मतलब क्या है, गैस है, लिक्विड है या सॉलिड है। तो आप सबने याद रखनी है कि फर्स्ट फोर मेंबर्स, सबसे पहले आप ये वाली बात समझ लें, फिर मैं आपको बताती हूँ फर्स्ट 4 मेंबर्स कौन से हैं। फर्स्ट 4 मेंबर्स ऑफ एल्केन्स आर गैसेस। समझ में आया? फर्स्ट 4 मेंबर्स ऑफ एल्केन्स आर गैसेस। एल्केन कौन से कार्बन नंबर से शुरू होता है? एल्केन शुरू होता है कार्बन नंबर 1 से। इसका मतलब है कार्बन नंबर 1 टू कार्बन नंबर 4 आर गैसेस। ये बात समझ में आई अब कैसे? मतलब ये कि आपके पास कार्बन नंबर 1 कौन सा है? मीथेन। कार्बन नंबर 2 कौन सा है? ईथेन। कार्बन नंबर 3 प्रोपेन एंड कार्बन नंबर 4 ब्यूटेन। तो आपके पास मीथेन से ब्यूटेन तक ये 4 ऐसे कंपाउंड्स हैं जो गैस फॉर्म में होंगे। इनके, क्योंकि देखिए हमने पहले ही बात की थी, इनके वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है लो मॉलिक्यूलर मास में, और लो मॉलिक्यूलर मास इन चारों का है। मॉलिक्यूलर मास की लो और हाई की अगर बात करें, तो जब भी आपके पास कार्बन एटम्स कम होंगे तो आपने याद रखना है कि उसको हम कहते हैं लो मॉलिक्यूलर मास। और जैसे जैसे स्ट्रक्चर बड़ा होता जाता है, उसका कार्बन नंबर इंक्रीज होता जाता है, तो उसको हम कहते हैं हाई मॉलिक्यूलर मास। ये बात समझ में आई कि हमने उसको लो और हाई मॉलिक्यूलर मास किस लिए कहा है। तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि जो लो मॉलिक्यूलर मास और हाइड्रोकार्बन हैं, लो मॉलिक्यूलर मास एल्केन्स हैं, तो वो क्या होते हैं स्टूडेंट्स? वो गैसेस फॉर्म में होते हैं। उसके बाद क्या होता है? C5 टू C10 आपके पास, C5 टू C10, ये सारे आपके पास लिक्विड्स होंगे। ठीक हो गया? ये बात समझ में आ रही है कि ये सारे आपके पास लिक्विड्स होंगे। C1 टू C4 गैसेस हैं, C5 टू C10 लिक्विड्स हैं। और इसके बाद जितने मेंबर्स हैं, जितने 10 के आगे आप चलें, 11, 12, 13, C20 कर लें बेशक, C11 ऑनवर्ड्स आपके पास सारे के सारे सॉलिड फॉर्म में होते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, पेपर में पूछी जाती है, साथ ही साथ केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि मेरे साथ अभी याद कर ले, मैं आपके लिए एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ। आपके पास C1 टू C4 जिसमें आता है मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, ये 4 हैं आपके पास गैसेस एल्केन्स में। ठीक है, 4 गैसेस हैं। उसके बाद C5 टू 10 5 हैं, पेंटेन है जिसमें हेक्सेन है। आपने स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ किए तो फिर तो आपको याद होगा। तो आपको डेकेन तक, आपके C10 तक सारे के सारे होंगे लिक्विड्स, और उससे आगे जो होंगे 11 ऑनवर्ड्स वो सारे हो जाएंगे आपके पास सारे सॉलिड। अब इस तरह स्टेट में डिफरेंस क्यों आता है? स्टेट में डिफरेंस इसलिए आता है क्योंकि स्ट्रक्चर जितना छोटा है ना, समझे, वो उतना वॉलेटाइल, उसके लिए वॉलेटाइल होना, गैस फॉर्म में जाना ईजी होता है। ठीक है, इसलिए आपने देखा है मीथेन की हमने जब भी बात की, हमने यही कहा है वो गैस फॉर्म में होती है। जहां पे भी मीथेन की बात की, मार्श गैस के बारे में बात की, नेचुरल गैस में प्रेजेंस की बात की, हमने मीथेन के साथ हमेशा गैस का वर्ड यूज किया है। तो आप सबने इसीलिए याद रखना है, क्योंकि लो मॉलिक्यूलर मास होता है, वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है। वॉलेटिलिटी बढ़ने की वजह से वो ये जो 4 हैं ये चले जाते
जाते हैं गैशियस फॉर्म में। अब जैसे जैसे आपके पास मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है, डेंसिटी बढ़ती है, तो वॉलेटिलिटी, वॉलेटाइल तो ये फिर भी चले हो जाएंगे, लेकिन वो वॉलेटिलिटी की वैल्यू में बहुत कमी आ जाती है। उस वॉलेटिलिटी की वैल्यू में कमी आने की वजह से स्टूडेंट्स ये होता है कि आपके पास अगले कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो गैस फॉर्म में नहीं रहते, वो लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं। और लिक्विड के बाद वाले क्योंकि और भी मास बढ़ गया है, और भी ज़्यादा उनका डेंसिटी बढ़ गई है, तो अब क्या होगा, अगले सारे के सारे हो जाएंगे सॉलिड फॉर्म में। तो ये बात समझ में आई कि हमने इनको गैस, लिक्विड्स और सॉलिड्स में क्यों डिफ्रेंशिएट किया है। ये बातें हम एल्कीन्स के बारे में भी पढ़ेंगे। हाइड्रोकार्बन्स में ये बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कुछ होते हैं जो गैस के फॉर्म में, कुछ लिक्विड और कुछ सॉलिड। हमेशा लो मॉलिक्यूलर मास आपको गैस की फॉर्म में नजर आएंगे, लेकिन कौन से कार्बन नंबर तक आपको गैस की फॉर्म में नजर आ रहे हैं, ये याद रखना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इस वजह से आप सबने याद रखना है, मैंने इस पर फोकस भी इसलिए किया है, रिपीट इसलिए बार बार किया है कि आपको याद रहे कि जो लो मॉलिक्यूलर मास होते हैं ना, वो अक्सर गैसियस फॉर्म में ही नजर आते हैं, लेकिन वो कौन से कार्बन नंबर तक है, ये बात आपने बस याद रख लेनी है। ये थी हमारे पास इनकी एक फिजिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज, दे आर नॉन पोलर एंड इनसॉल्युबल इन वाटर। देखें नॉन पोलर है, हमने पहले ही बात की थी कि नॉन पोलर हैं, कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड्स हैं। साथ ही साथ जो दूसरी रीज़न हमने डिस्कस की थी वो ये थी कि इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज कंपेरेबल। कंपेरेबल का मतलब होता है एक जितना ही है, ज़्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। कंपेरेबल का मतलब यही होता है कि एक दूसरे के करीब करीब है डिफरेंस जो है, तो इसलिए डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज कंपेरेबल। डिफरेंस की बात बेशक यहाँ ना करें, लेकिन डिफरेंस इज लो, ठीक है। डिफरेंस लो होता है, इस वजह से भी ये नॉन पोलर होते हैं। जितने नॉन पोलर सब्सटेंसेस हैं उन सब के बारे में आपको पता है कि लाइक डिजॉल्व लाइक्स हमारे पास रूल है। अगर तो नॉन पोलर है तो इसका मतलब पोलर सब्सटेंस में वो डिसॉल्व नहीं कर सकता, और पोलर सब्सटेंस हमारे पास सबसे फेमस कौन सा होता है, वाटर। इसका मतलब है कि जो एल्केन्स हैं वाटर में डिसॉल्व नहीं हो सकते, ठीक है। ये वाटर में डिसॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि वाटर होता है पोलर, ये होते हैं नॉन पोलर। मैंने आपको नॉन पोलर के लिए दो रीजंस इसलिए बताई कि अगर पेपर में पूछा जाए आपसे, या आपसे वैसे ही कोई पूछ ले व्हाई आर एल्केन्स नॉन पोलर, तो कम से कम आपको रीजन पता होनी चाहिए। सिर्फ ये बात एल्केन्स पे अप्लाई नहीं होती, हर ऑर्गेनिक कंपाउंड पे अप्लाई होती है, ठीक है। तो आपने याद रखना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज कंपेरेबल, और साथ ही साथ आपने याद रखना है कि आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, इसीलिए तो ये सारे के सारे वाटर में तो इनसॉल्युबल होंगे, ठीक है, वाटर सॉल्युबिलिटी इनकी नहीं होगी, नो वाटर सॉल्युबिलिटी आपने याद रखना है। लेकिन इन सब में आपके पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये ज़रूर सॉल्युबल होंगे। अब कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हमने पढ़े भी हैं, आई होप आप सबको याद हो, जिसमें बेंजीन था, फिनोल था, एनिलीन था, टोलीन था, ये सब याद है आपको। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हमने पढ़े हुए हैं कि ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के तौर पे एक्ट करते हैं, ये है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। अब इनके अंदर आपके एल्केन्स आराम से मिक्स हो जाएंगे, क्योंकि एल्केन्स भी नॉन पोलर हैं और वो सारे सॉल्वेंट्स भी नॉन पोलर हैं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में मिक्स हो सकते हैं। ये बात आपको समझ आ रही है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन डिसॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है आप सबको कि ये किस तरह से हमने बात कर ली और ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है। आपने याद रखना है कि नॉन पोलर बिहेवियर की वजह से ये एक दूसरे में डिसॉल्व करते हैं, लाइक डिसॉल्व लाइक वाला रूल याद रख लेना है, और आपने इसकी डिफरेंस क्यों है, नॉन पोलर क्यों है, वो वाली डेफिनेशन याद कर लेनी है, ठीक है। तो ये हो गई दूसरी प्रॉपर्टी। दो प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली फिजिकल में। सबसे पहले हमने देखा कि इनकी फिजिकल स्टेट्स क्या होती हैं, कौन से गैसेज हैं, लिक्विड्स और सॉलिड्स। C1 to C4 गैसेज हैं, C5 to C10 आपके पास लिक्विड्स हैं, एंड C11 ऑनवर्ड सारे के सारे सॉलिड्स हैं। दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी ये है कि ये नॉन पोलर है। नॉन पोलर की रीजन मैंने आपको बता दी, कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत थोड़ा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज कंपेरेबल हैं। इस वजह से क्या होता है कि आपके पास ये सारे के सारे नॉन पोलर होते हैं, और ये वाटर में डिसॉल्व नहीं हो सकते, लेकिन ये सारे के सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व हो जाते हैं। तो ये वाला डिफरेंस आप सबने याद रखना है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, द डेंसिटी ऑफ एल्केन इंक्रीजेस ग्रेजुअली विद द इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर साइज। आप सबने याद रखना है कि डेंसिटी जो है ना इनकी, वो यूं समझ लें कि मॉलिक्यूलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आता है आपको। प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब है, अगर किसी चीज़ को मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहा है तो मतलब अगर एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, और अगर मैं किसी को कह दूं कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अगर एक चीज़ इंक्रीज करेगी दूसरी में डिक्रीज आ जाएगा। तो आप सबने याद रखना है कि जैसे जैसे इनका मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा वैसे वैसे इनकी डेंसिटी बढ़ेगी।
तो डेंसिटी मॉलिक्यूलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब मॉलिक्यूलर मास अगर कम तो डेंसिटी कम। लॉजिकली भी सोचें तो मॉलिक्यूलर मास अगर थोड़ा, मीथेन की बात करें, छोटा सा स्ट्रक्चर है, कितनी को डेंसिटी हो जाएगी उसकी। वहीं पे आप बात करें डेकेन की, जिसमें 10 कार्बन एटम्स हैं, आप सोचें डेंसिटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। तो इनके दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है, ये आपने याद रखना है। एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी ऑटोमेटिकली बढ़ रही है। अगर मैं आपसे कह रही हूँ कि कोई एल्केन है और उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि उसका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये वाली बात भी समझ आ गई हमें। ये इसकी थर्ड प्रॉपर्टी थी। फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। और मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं। अब मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स भी यूं समझ लें कि आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास है। ठीक है, ये भी मॉलिक्यूलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा वैसे वैसे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स भी बढ़ जाएंगे। और इससे क्या होता है कि अट्रैक्टिव फोर्सेस क्योंकि बढ़ती जा रही होती हैं। अब अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ने का मतलब क्या होता है, देखें कार्बन टू कार्बन बॉन्ड्स प्रेजेंट है। अब जैसे जैसे ये चेन बढ़ रही है, आप देखें नंबर ऑफ बॉन्ड्स भी तो बढ़ते जा रहे हैं। अब क्योंकि नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ते जा रहे हैं तो बड़े स्ट्रक्चर में अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा होती हैं, जिनको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी कहते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का क्या मतलब होता है कि मॉलिक्यूल के दरमियान में जो फोर्सेस मौजूद है, उसके अंदर जो फोर्सेस मौजूद है। तो आपने याद रखना है कि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर साइज बढ़ता है, मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है, वैसे वैसे इन सारे के सारे कंपाउंड्स में क्या होता है कि आपके पास अट्रैक्टिव फोर्सेस इंक्रीज हो जाती हैं, जो फोर्सेस इस पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड को होल्ड कर रही हैं। इस पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप सबने स्टूडेंट्स याद रखना है कुछ अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, जिसकी वजह से ये ऑर्गेनिक कंपाउंड इतना लंबा होल्ड हुआ हुआ है। मैंने आपको वैसे भी ये बात बताई है कि ये स्टेबल होते हैं, इतने अनस्टेबल नहीं। और इनऑर्गेनिक के कंपैरिजन में हमने इनको लेस स्टेबल कहा था, वैसे ये स्टेबल है क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्सेज है इनके दरमियान। अट्रैक्टिव फोर्सेज नहीं होंगी, रिपल्सिव फोर्सेज होंगी, एक दूसरे को रिपल्स करेंगे। तो बताएं बॉन्ड बनेगा कैसे, स्ट्रक्चर बनेगा कैसे, स्ट्रक्चर मेंटेन कैसे रहेगा। इसीलिए आप सबने याद रखना है कि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है वैसे वैसे अट्रैक्टिव फोर्सेज भी बढ़ती हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन ये आएगा कि क्या लो मॉलिक्यूलर मास में कम अट्रैक्टिव फोर्सेज होती हैं? ऐसी बात नहीं होती। देखिए अट्रैक्टिव फोर्सेज आपके मीथेन में भी प्रेजेंट है और साथ ही साथ आपके डेकेन में भी प्रेजेंट है। डिफरेंस कहाँ आएगा, मीथेन में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस प्रेजेंट है वो उतने ही कार्बन एटम्स पे डिपेंड करिए जितने उसमें मौजूद हैं, जो कि मतलब कार्बन एक ही मौजूद है। इथेन की अट्रैक्टिव फोर्सेस 2 कार्बन पे चले डिपेंड कर लेगी और साथ हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड है उस पर भी। लेकिन जब कार्बन 10 हो जाएंगे तो सोचें कि 10 कार्बन जितनी और जितने फिर हाइड्रोजन अटैच हैं उनके जितनी आपके पास अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं। तो ये छोटी बात नहीं है। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है इसीलिए कहते हैं कि अट्रैक्टिव फोर्सेज बढ़ती हैं। अट्रैक्टिव फोर्सेज लो मॉलिक्यूलर मास पे भी होती हैं, लेकिन हाई मॉलिक्यूलर मास पे ये हो जाता है कि उनकी जो स्ट्रेंथ है वो और भी इंक्रीज हो जाती है। बस ये समझ लें कि और ज़्यादा क्योंकि इंक्रीज आ जाता है, इसीलिए हम कहते हैं उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ज़्यादा होते हैं। चीज़ें इंटरलिंक करें, चीज़ें रिलेट करें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की चीज़ें हमेशा इंटरलिंक्ड ही होती हैं। ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्सेज बढ़ रही हैं क्योंकि मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, और मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है तो इसका मतलब डेंसिटी भी ज़्यादा है। सारी की सारी चीज़ें एक ही जगह पे कंबाइन करके लिखें। क्यों? क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें कोरिलेट करती हैं। आपको अलग-अलग पॉइंट्स में पढ़ाया जा रहा है ताकि आपको समझ आए कि कौन सा फैक्टर कहाँ पे कैसे इंक्रीज कर रहा है और कैसे अपना इफेक्ट दे रहा है। लेकिन आप सबने याद रखना है कि इन फैक्टर्स को समझते हुए ये बात याद रख लें स्टूडेंट्स के, अगर आपको ये नहीं समझ आएगा कि रीज़न क्या है इनके पीछे तो फिर बड़ा मसला हो जाएगा। रीज़न को समझ के चलें। हमने अट्रैक्टिव फोर्सेस की बात कर ली कि बढ़ती है, इसी वजह से मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आगे इसके पास इनकी अगली क्वालिटी क्या है। हमने फिर क्या बात कर ली कि विस्कोसिटी भी आपके पास मॉलिक्यूलर साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। विस्कोसिटी का मतलब स्टूडेंट्स ये होता है कि आपके पास कोई भी चीज़ रेजिस्ट कितना कर रही है, कोई लिक्विड कितना रेजिस्ट कर रहा है अपने फ्लो में। अब देखें जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो लिक्विड कैरेक्टर कम हो रहा है, लिक्विड कम हो रहा है क्योंकि आपके पास वो सॉलिड्स में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। तो इसका मतलब हमें साफ पता लग रहा है कि इनके जो विस्कोसिटी है वो मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से इंक्रीज हो रही है। तो आपने याद रखना है क्योंकि लिक्विड कैरेक्टर कम होता जाएगा ऐसे ही आपके पास विस्कोसिटी बढ़ती जाएगी। तो विस्कोसिटी क्यों बढ़ रही है? पहले तो गैस से लिक्विड में आए, ठीक है, पहले गैस मॉलिक्यूल्स बहुत फार अवे थे, फिर लिक्विड मॉलिक्यूल्स थोड़े से करीब आ गए, तो इस वजह से थोड़ी सी रेजिस्टेंस उनके फ्लो में आने लग गई। उसके बाद जैसे जैसे
वो सॉलिड्स की तरफ गए तो फ्लो में रेजिस्टेंस और बढ़ती गई। फ्लो अब उस तरह से नहीं हो रहा, इस तरह मतलब जिस तरह पानी बहता है ना, इस तरह वो आराम से बह नहीं पा रहे, क्योंकि वो विस्कस ज़्यादा होते जा रहे हैं। तो समझ में आ रहा है? हनी की एग्जाम्पल मैंने आपको देके बताया था कि विस्कोसिटी का कॉन्सेप्ट, हनी को अब आपने एल्केन से मिक्सअप नहीं करना। आपको मैं विस्कोसिटी का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए कहा था। शहद के बारे में सोचें कि वो किस तरह बहता है, वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर रेजिस्टेंस है, शहद आपका बिल्कुल पानी की तरह फ्लो नहीं कर सकता। तो इससे हमें समझ में आता है कि आपके पास जो हनी है ना, इसका मतलब क्या हुआ, विस्कोसिटी ज़्यादा है। वही आपने समझ लेना है एल्केन्स के लिए भी, कि छोटे मॉलिक्यूलर मास वाले कम विस्कस होते हैं, हाई मॉलिक्यूलर मास वाले ज़्यादा विस्कस होते हैं, जिसका मतलब है उनके फ्लो में रेजिस्टेंस होती है। क्यों? क्योंकि वो लिक्विड से पहले गैस से लिक्विड कैरेक्टर में आए, फिर लिक्विड से सॉलिड में जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है बहना तो मुश्किल होता जाएगा ना। तो बस यहाँ से आपने याद रखना है कि उनके फ्लो में क्योंकि रेजिस्टेंस आ जाएगी, फ्लो होगा नहीं उतना फ्रीली, इस वजह से कहते हैं कि विस्कोसिटी बढ़ गई है। आखिरी प्रॉपर्टी देख लेते हैं इसकी क्या है, एल्केन्स आर लेस फ्लेमेबल। चलें जी, फ्लेमेबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे आके ना आपने कंफ्यूज नहीं होना, फ्लेमेबिलिटी की बात करते हैं। फ्लेमेबिलिटी आपकी मॉलिक्यूलर मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, इसीलिए यहाँ पे आके अब हमें इन्वर्स प्रोपोर्शनल का भी कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। मॉलिक्यूलर मास का ये इन्वर्स प्रोपोर्शनल है, मतलब जैसे जैसे आपका मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा ना, ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड लेस फ्लेमेबल होता जाएगा। इस पे बात करते हैं वो लेस फ्लेमेबल क्यों होगा। देखिए स्टूडेंट्स, कोई चीज़ जलाना आसान होती है अगर उसका साइज़ छोटा है और अगर वो छोटी है। जैसे जैसे वो चीज़ बड़ी हो जाएगी आपके लिए उसको जलाना भी मुश्किल हो जाएगा। आप सिर्फ एक पेपर की एग्जांपल ले लें। पेपर, अगर आप बहुत छोटे साइज़ का पेपर है, आपको पता है आप उसको बड़े आराम से जला सकते हैं। अगर आपके पास वही 3-4 पेजेस इकट्ठे होंगे या आपके पास पूरा रजिस्टर होगा, तो आपको पता है कि आपके पास अब उसको बर्न करना मुश्किल हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे या एल्केन्स पे अप्लाई कर रहे हैं। जितने छोटे आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे, जितने छोटे एल्केन्स होंगे, तो क्या होगा कि उनकी फ्लेमेबिलिटी हाई होगी, मतलब उनको जलाना आसान होगा, बर्निंग ईजी होगी, वो आराम से बर्न कर जाएंगे। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे उनका मॉलिक्यूलर मास बढ़ा है, उनकी फ्लेमेबिलिटी जो है ना वो कम होती जा रही है। अब आप देखें डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, वो लिक्विड से सॉलिड्स की तरफ जा रहे हैं, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, तो खुद ही देख लेंगे फ्लेमेबिलिटी पे फिर कैसा इफेक्ट आएगा। तो फ्लेमेबिलिटी पे भी वैसा ही इफेक्ट आ जाएगा। फ्लेमेबिलिटी भी यही होगी कि कम होती जाएगी। आपके लिए ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास वाले कंपाउंड को जलाना एक मुश्किल काम हो जाएगा बनिस्बत उसके जिसका मॉलिक्यूलर मास थोड़ा है। तो ये बात याद रखनी है कि मॉलिक्यूलर मास अगर कम होता है तो उसको बर्न करना बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है। तो हमने जितनी भी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं ये फिजिकली आप सबने याद रखनी है। ये मैं आपके लिए एक दफ़ा दोबारा रिवाइज कर देती हूँ। सबसे पहले आपने याद रखना है कि इनकी स्टेट कौन सी है। स्टेट में आपने याद रखना है स्टूडेंट्स के C1 to C4 आपके पास गैसेज हैं, C5 to C10 लिक्विड्स हैं, C10 ऑनवर्ड सारे के सारे सॉलिड्स हैं। इसीलिए विस्कोसिटी की प्रॉपर्टी हम यहीं पे अटैच कर देंगे कि आपके विस्कोसिटी इनकी बढ़ती जाती है, विस्कस ये ज़्यादा हो जाते हैं, विस्कस ज़्यादा हो जाते हैं मतलब इनकी फॉर्म चेंज होकर अब सॉलिड्स की तरफ जा रही है। इसलिए मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो ये विस्कस भी ज़्यादा हो जाएंगे। डेंसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, साथ ही साथ आप डेंसिटी इंक्रीज हुई तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एल्केन्स हमारे पास स्टूडेंट्स नॉन पोलर होते हैं, सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नॉन पोलर होते हैं। उसका आपको मैंने रीज़न बताई, एक तो कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, दूसरा ये कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कंपेरेबल है, डिफरेंस बहुत लो है, क्योंकि एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम है। इसकी वजह से क्या होगा कि आपके पास वो जो सब्सटेंस है वो नॉन पोलर होगा, और नॉन पोलर चीज़ पोलर में फिर डिजॉल्व नहीं हो सकती। नॉन पोलर और पोलर की जब हम बात करते हैं ना, तो हम असल में यही देख रहे होते हैं कि सॉल्युबल वो अब किस चीज़ में होगी, सॉल्युबिलिटी फैक्टर देख रहे हैं, तो मतलब वो डिजॉल्व नहीं हो सकेगी। वाटर पोलर होता है, इसका मतलब है कि आप वाटर में डिजॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं उनमें आप इनको डिजॉल्व कर सकते हैं, जिसमें बेंजीन आता है, फिनोल आता है। ये दो याद कर लें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स का जिक्र, क्योंकि बार बार वैसे भी आता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप सबने याद रखना है कि इनकी फ्लेमेबिलिटी आपके पास कम होती जाती है जैसे जैसे इनका मास बढ़ता जाता है, क्योंकि फिर इनको जलाना मुश्किल हो जाएगा, जाहिर सी बात है, इनका मास जो बढ़ जाएगा। और विस्कस की प्रॉपर्टी हमने वैसे ही डिस्कस कर ली। अब ये सारे के सारे वो पॉइंट्स हैं जो हमने डिस्कस किए हैं कि हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हमने अब इनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कस करनी है। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब यही होता है कि ये केमिकल रिएक्शंस किस तरह देंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आप सबने याद कर
लेनी है, हमने डेफिनेशंस कवर कर ली, हमने सोर्सेज कवर कर लिए, फिर हमने इनकी प्रिपरेशन भी देख ली और अब हमने इनकी देख लिया कि स्टेट क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ और यूजेस रह गए हमारे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ और यूजेस की बात लेकिन अभी इधर नहीं करूँगी, हम चाहते हैं कि अभी आप इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह रिवाइज करें, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को समझें। और एक और बात समझ लें कि जितनी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आपने पढ़ ली है ना, ये हर एल्केन पे अप्लाई होती हैं, ठीक है। आपके पास जो सा मर्जी एल्केन होगा, ये क्योंकि होमोलोगस सीरीज है, ये अलहदा से फंक्शनल ग्रुप बन गया, इस वजह से सारे के सारे एल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी। जिस तरह हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे वो भी सारी की सारी सेम होंगी। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको जितनी प्रॉपर्टीज़ बताई हैं इनको याद रखना है, क्योंकि इसके बाद जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ेंगे ना, इन दोनों को आपने फिर कंफ्यूज नहीं करना, लेकिन ये ज़रूर याद रखना है कि एल्केन की प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा क्या था। आप इन प्रॉपर्टीज़ को दोबारा याद करें और जितनी बातें एल्केन के बारे में पढ़ी हैं उनको रिवाइज़ करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।